इस लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कि व्हेन अ चार्ज इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पहले भी हमने देखा था, पहले हम देख रहे थे कि कोई एक पार्टिकल है या कोई भी एक पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब क्या है कि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हम लॉरेंट्ज़ फोर्स पढ़ेंगे दो। और ये जो दो टॉपिक्स हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, सोलेनॉइड पे बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था, तो पहले उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बस एक क्वेश्चन बचा, फिर हम आज का टॉपिक जो कि काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान है, वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये था, अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड हैज़ 4। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है। सोलेनॉइड इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ हो गया 50 सेंटीमीटर, एल 50 सेंटीमीटर हो गया। इट हैज़ 4 लेयर्स ऑफ 350 टर्न्स ईच। एक लेयर में 350 टर्न्स है। क्या लिखा है, 4 लेयर्स हैं एंड 350 टर्न्स ईच, मतलब 4 लेयर्स तो हैं पर 350 टर्न्स एक लूप में, एक लेयर में। तो टोटल टर्न्स कितने हो गए, टोटल टर्न्स हो गए 4 × 350। ठीक है, क्योंकि एक टर्न में इतने हैं, तो सॉरी एक लेयर में इतने हैं, तो 4 लेयर्स में कितने होंगे। एक लेयर में 350 है, तो 4 लेयर्स में सीधे मल्टीप्लाई कर जब इक्वल्स टू 0 2 10 13 14 1400। ठीक है, तो ये जो 1400 है ये हो चुका है हमारा टोटल टर्न्स। ओके, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स होता है ये क्या होता है, ये कैपिटल एन होता है। ठीक है, कैपिटल एन होगा 1400। ओके, कैपिटल एन भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, चलिए आगे इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट लेयर इज़ 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस है जो लार्जेस्ट लेयर का वो 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं वापस से बता दूँ, देखिए यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है सिर्फ आपको ऐसा कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे रेडियस का कोई काम नहीं है। रेडियस का कोई काम क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम याद करें सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, B = म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन IL। ठीक है, ये होता था मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला होता था, और ये जो यहाँ पे ये जो L होता था, दिस वाज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, जो कि 50 सेंटीमीटर दिया है इस केस में। तो हमें रेडियस का कोई काम नहीं है। पर अगर हम टोरॉइड के फॉर्मूले को रिकॉल करने की कोशिश करें, तो टोरॉइड में होता था B = म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन I। इसमें L की जगह 2πr होता था। तो यहाँ पे रेडियस का काम होता है टोरॉइड में, क्योंकि टोरॉइड एक रिंग के शेप का होता है। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भले ही रेडियस दिया है, कोई मतलब नहीं रेडियस से अगर सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें एस्टिमेट करना है मैग्नेटिक फील्ड नियर द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ एक्सिस। अब ये कॉम्प्लेक्स के लिखा हुआ है, अगर सिंपली बोलें क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड कितनी होगी। तो सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या होगा, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे B = म्यू नॉट। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं। कैपिटल N दिया है, कोई बात नहीं, हम म्यू नॉट NI ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, B = म्यू नॉट NI। तो हमें N निकालना पड़ेगा। अब N क्या होता है, N होता है कैपिटल N अपॉन L। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू कैपिटल N था 1400 और लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है 0.5 मीटर, तो अपॉन 0.5। अब इसको सॉल्व करें तो 1400, 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, ऑब्वियसली तो 2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 2800। स्मॉल n = 2800। तो B = म्यू नॉट होता है 4 पाई 3.14 होता है ना, इनटू स्मॉल n आ चुका है
2800, अच्छा सॉरी, इंटू 10⁻⁻7, यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, मल्टीप्लाइड बाई n, n मतलब 2800, यहाँ पे मेरे पास चलिए यार हाँ स्पेस है तो वैसे 2800 इंटू 6। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 4 इंटू 3.14 कितना होगा, 4 होगा 16, 6.45 12.56 इंटू, अब देखिए ये 10⁻⁻7 है और यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़ है, मतलब 10⁻2, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10⁻7 प्लस 2 इंटू, अब जब हम यहाँ से हमने 10⁻2 को अलग कर दिया तो बचा सिर्फ 28 और 6, तो हम 28 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 28 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 168 आता है। ओके, इंटू 168, तो हमारे पास क्या आ रहा है 12.56 इंटू 168 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 हो जाएगा अब, है ना। ओके ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -5 हो चुके हैं। अब जब आप लोग इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके करिएगा, मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूँ, 2110.08 आएगा इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। अब हम इसे सिंपल करना है तो क्या कर देते हैं 2.1 लिख देते हैं। 2.1 लिखने में हमने 1 2 3 प्लेसेस पे शिफ्ट किया, तो इंटू 10 टू द पावर -5 ये +3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सॉलिनॉइड। अब बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। बी पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, नियर इट्स एंड ऑन द एक्सिस, नियर इट्स एंड से हमें सिर्फ मतलब है, तो अब कह रहा है कि एंड्स के पास कितना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। अब देखिए जब एंड्स का केस होता है तो सीधे सीधे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में नहीं बताया होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन म्यू नॉट स्मॉल n अपॉन आई, ये भी स्मॉल n है, ठीक है, स्मॉल n अपॉन आई अपॉन 2 कर देते हैं हम। ठीक है, अगर हमें एंड पे निकालना है तो ये, अगर सीधे सीधे सिंपल भाषा में बोलें तो जो B एट एंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर अपॉन 2। ये मैग्नेटिक फील्ड आई है एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितनी आई थी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -2, हम इसे सीधे सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। ठीक है, बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट क्या कहता है भाई, सी पार्ट कहता है आउटसाइड सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। हमें सिर्फ देखना है आउटसाइड सोलेनॉइड बोला है, आउटसाइड सोलेनॉइड, और हमें पता है आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0। आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। कैसे होती है, क्योंकि सोलेनॉइड के बाहर करंट 0 होता है, सोलेनॉइड के बाहर देयर इज़ नो करंट, अब करंट ही नहीं है, मतलब ये चीज़ 0 हो गई। जब आई 0 हो गई तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी चीज़ 0 हो जाती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है एट द आउटसाइड ऑफ सोलेनॉइड। और ये हमने डेरिवेशन जब कर रहे थे तो उसमें भी हमने यही लिया था। ओके, तो चलिए अब आज का जो मेन टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना था स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वही है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए इसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ना डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैंने गलती से सारी चीज़ें लिख दी, इससे पहले आप डायग्राम बनाइएगा जो मैं यहाँ नीचे बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम हम ले लेते हैं, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस। ओके, ये तो हमारा ओरिजिन होता है। अब क्या है, सपोज़ कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट सपोज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है एक चार्ज Q। ठीक है, अभी जो चार्ज Q है मतलब इसका डिस्टेंस तो ये ऐसे हो गया और ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, दिस चार्ज इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v। ओके, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है दिस इज़ थीटा। ओके, बहुत सिंपल से, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, ओके, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस है,
अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो चार्ज, ठीक है, जो चार्ज है वो एंगल थीटा बना रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो चार्ज क्यू था इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली ना इसे हम रिजॉल्व कर देते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो हमें पता है ये 11th में पड़ा हुआ था, ये ऐसे कर देते, ये ऐसे। तो जो ये साइड जो थीटा के साथ वाला जो साइड होता है, ये जो इतना हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दिस वेक्टर इज कॉल्ड, देखिए ये वेक्टर v है ना, ये वेक्टर v है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और इस साइड पे ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ये करने से क्या होता है, देखिए एक ही वेक्टर था, अब हमने इसे रिजॉल्व कर दिया, एक साइड v cos थीटा वेक्टर आ चुका है, एक साइड v sin थीटा आ चुका है। तो अब ये वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब हम इसे इरेज भी कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली या तो हम किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम उसको ऐसे उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने वही उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब आता है फैक्टर्स, ठीक है, हमें एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड, सबसे पहले वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। तो हम सीधे देख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए क्या हो गया कि जो फोर्स होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तीसरा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देखिए दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर, देखिए ये वाली हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये हो गया इसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर में हमें क्या चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इधर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin थीटा, तो हम सीधे लिख सकते हैं f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं हम 1 2 3 इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते तो हम लिख सकते हैं f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b q v sin थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, तो हम लिख देते हैं f इक्वल्स टू k। हमारा प्रोपोर्शनैलिटी के लिए जो हमने लगाया है वो k है, ठीक है, f इक्वल्स टू k। अब हम क्या करते हैं, q पहले लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, q पहले लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो v sin थीटा, देखिए यहाँ पे ना जो sin थीटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये sin थीटा, देखिए ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, v इंटू क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा, ये चार चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम कोई भी ऑर्डर लिख सकते हैं, तो पहले हमने q लिख दिया हमारी मर्जी, फिर हमने v लिख दिया, फिर b लिख दिया, फिर साइन थीटा लगा दिया। ओके, अब क्या है, SI यूनिट्स में जो k होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू q v b साइन थीटा। ओके, तो भाई ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या करते हैं, q बाहर, q हमने ले लिया एज इट इज़, क्योंकि q इज़ नॉट अ वेक्टर, चार्ज इज़ नॉट अ वेक्टर, वेलोसिटी इज़ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज़ वेक्टर। तो अब देखिए वी बी साइन थीटा है, साइन थीटा कब आता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो हम सीधे लिख सकते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ओके, ये हो चुका है इन दी वेक्टर फॉर्म। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आता है हमारे पास रूल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग इन अ चार्ज क्यू मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अब वही है कि जब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अभी तो हमने फोर्स का हमने फार्मूला डिराइव कर लिया कि ठीक है, अगर मान लीजिए एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें फ़ोर्स कितना लग रहा है। अब हमें फ़ोर्स का डायरेक्शन भी तो निकालना है ना। फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। जैसे ही मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके, तो अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये कहता है कि थंब को, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड थंब,
दिस इज़ कॉल्ड फोर फिंगर एंड दिस इज़ कॉल्ड मिडिल फिंगर, ठीक है। अगर हम थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को लेफ़्ट हैंड के, ठीक है, लेफ़्ट हैंड के, दिस इज़ लेफ़्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर को अगर हम परपेंडिकुलर कर दें ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे, मान लीजिए अभी हमने ये ऐसे, अभी इसे बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो फिंगर्स हैं, तो ये देखिए दिस इज़ क्रिएटिंग एन राइट एंगल, मतलब अभी थंब और मेरा फोर फिंगर परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जो मेरा फोर फिंगर है मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैं इसे अगर ऐसे कर दूँ, ये देखिए, तो अभी ऐसे देखें, देन थंब, दिस थंब एंड दिस फोर फिंगर आर परपेंडिकुलर, और जब हम ऐसे देखें तो दिस फोर फिंगर एंड दिस मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ऐसे हाथ रखना होता है मैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल के लिए, ओके। अब ये क्या कह रहा है, जब हम ऐसे ऑर्डर में रख देते हैं तो जो थंब होता है, थंब टच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर टच द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर टच द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आप सीधे सीधे याद रख सकते हैं FMC, FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। अब मान लीजिए जस्ट अज्यूम करते हैं, ऐसा जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ओके, करंट जा रही है इस डायरेक्शन, ठीक है। जस्ट सपोज करंट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ। अब क्या है भाई, रियलिटी में तो कोई भी चीज़ 3D में मूव करती है ना, पेपर पे तो मूव नहीं करती है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के अंदर है, मतलब ऐसे ऊपर से आके इधर अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो, मान लीजिए हमारा जो पेपर है, जब वो पेपर के ऐसे अंदर जा रही है इनसाइड द पेपर, तो हम क्रॉस लगाते हैं हर जगह। और अगर मैग्नेटिक फील्ड पेपर से बाहर आ रही है तो हम डॉट्स लगाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मतलब देखिए FMC, करंट ऐसे है, तो चलिए करंट के लिए हमने ऐसे रख लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज़ गोइंग इनसाइड दे, मतलब हमें हैंड ऐसे टर्न करना पड़ेगा। देखिए अभी मेरी ये वाली फिंगर नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनसाइड द पेपर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दिस इज़ करंट, करंट हो गया, तो हमें फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या है, फोर्स फाइनली हमारे पास ये आ जा रहा है, दिस इज़ फोर्स, ठीक है। देखिए हमें करंट के डायरेक्शन में हमने इसको रख दिया, ठीक है, करंट डायरेक्शन में तो ये रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है, तो हमने इसे ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ करंट, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऊपर की तरफ क्या आ गई, फोर्स, तो ऊपर की तरफ आ गया फोर्स, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब फाइनली कुछ अच्छा सा एक बहुत ही अच्छा सा एक न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। तो न्यूमेरिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। देयर इज़ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। एंड अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाते हैं। ये चीज़ें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस गई, जो कि गोइंग इनटू द पेपर ऑफ प्लेन, मतलब ये पेपर के प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है, ओके। देन ट्रेस देयर पाथ, तो इनका पाथ क्या होगा। अब सबसे पहले कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ है, इनटू द पेपर, तो हमें क्रॉस बनाना पड़ेगा, इनटू द पेपर है, ठीक है। हमने क्रॉस बना लिया, ठीक है। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा यूनिफॉर्म से क्रॉस बने, तो काफ़ी गंदे से क्रॉसेस अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। तो क्रॉस का क्या मतलब है, इनटू द पेपर। मान लीजिए आउट ऑफ पेपर आ रहा होता तो हम ऐसे डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये इधर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। अब क्या है, अब देखिए हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हमें मिनिमम दो चीज़ें चाहिए होती है, हमें क्या करना है, पाथ ट्रेस करना है। पाथ ट्रेस करने का मतलब हमें सीधे सीधे बताना है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स पता करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों बताना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता है कि पेपर के अंदर जा रहा है, करंट का कैसे पता करना। करंट का पता करना बहुत सिंपल है, किसी भी वायर में, ठीक है, किसी भी वायर में, मान लीजिए ये वायर है, आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में। वायर में क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तो जो करंट होता है वो उल्टे डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो आप ये नोट लिख लीजिए कि, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है तो हमारा करंट उल्टे डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो हम इसे मैनेज करते हैं FMC। करंट क्या है, ऐसे जा रहा है, तो अभी के लिए हम इसे, ठीक है, करंट इधर की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए FMC, इस फिंगर को हमें इधर की तरफ घुमाना है तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। हमारे ऐसे फिंगर्स को ऐसे कर दिया, दिस इज़ FMC, ठीक है। दिस इज़ थंब, दिस इज़ फोर फिंगर, दिस इज़ मिडिल फिंगर। अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ऐसे होता है ना, ये सेटअप ऐसे होता है कुछ, ठीक है, दिस इज़ दिस सेटअप। अब हमें क्या करना है, करंट, दिस इज़ C, करंट को हमें इस डायरेक्शन में करना है, तो मैंने ऐसे घुमा दिया हाथ, तो अब मेरा थंब नीचे है, देखिए अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो मेरा थंब नीचे है, तो दिस इज़ करंट, करंट जा रहा है इस तरफ। अब ये वाली फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रही है, तो मैंने एक बार और हाथ को ऐसे रोटेट कर दिया, दिखाऊँ कैसे, ठीक है। मैंने किया क्या, करंट इज़ गोइंग फ्रॉम, सॉरी, करंट इज़ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, मतलब FMC है, मुझे इस हैंड को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली फिंगर बता रही है करंट, करंट तो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब मुझे अपने हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको क्लियरली दिखाने की कोशिश करूँ हैंड मेरा है कैसे, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देखिए अभी हो क्या रहा है, ठीक है, ये मेरा थंब है। अच्छा दोबारा बता रहा हूँ, करंट इधर की तरफ, ठीक है, करंट इधर की तरफ, ये जो फिंगर ये नीचे है, ठीक है, दिस फिंगर इज़ डाउन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो अगर आप मेरा अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा किधर की तरफ है, अंगूठा इज़ टुवर्ड्स द बैक साइड, ठीक है, अंगूठा बैक की तरफ आ रहा है। तो आप लोग इसे करके देखिएगा, अंगूठा नीचे के डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब फोर्स इधर लग रही है। तो होगा क्या, ये पार्टिकल जो कि ऐसे मूव कर रहा था ये नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब भाई इधर आया एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मूव कर रहे इधर। अब क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस ना ही माइनस, तो फोर्स उसे अफेक्ट नहीं करेगी, वो सीधा निकल जाएगा न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं हम अपने अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम होता है, हीलियम प्लस इज़ अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। अब हमें ये तो पता है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से अंदर की तरफ है, मतलब ये वाला फिंगर हमारा ऐसा रहेगा, दिस फिंगर इज़ विल रिमेन लाइक दिस। अब हमें करंट देखना है, देखिए इसके लिए करंट जो था वो हम हर केस में सेम नहीं ले सकते, इसके लिए करंट अलग होगा भाई, इसके लिए करंट अलग होगा। तो इसका करंट क्या है, देखिए हमें पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर प्रोटॉन के लिए तो सेम होती है, जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जा रहा है करंट भी उसी डायरेक्शन में जाती है, मतलब करंट भी इधर जा रही है। तो दिस इज़ करंट, ये C मैंने ऐसे रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है तो मैंने हाथ को ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। करंट इज़ लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनटू द पेपर, तो मुझे पता चल रहा है फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। जब फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा मतलब ये चीज़ को जहाँ सीधा जाना चाहिए तो वो ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ट्रैजेक्ट्री को, ठीक है, इसे कहते हैं कि ये ट्रेस दी ट्रैजेक्ट्री या फिर ट्रेस दी पाथ। मगर आपको ज़्यादा बेटर वे में दिखाऊं कैसे करेंगे, तो ये रहा ये प्रॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये नीचे घूम जाएगा। न्यूट्रॉन पे नो फोर्स, ये सीधे चला जाएगा। प्रोटॉन भी हो सकता है या फिर अल्फ़ा पार्टिकल है तो आ रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये ऊपर की तरफ घूम जाएगा, ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है कि हमें डिफ़ाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड और SI यूनिट को। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड और उसके SI यूनिट को डिफ़ाइन नहीं किया है, तो हम ये लिखते हैं, हमें ये पता है कि जो फोर्स होता है QVB साइन थीटा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डराइव किया। तो यहाँ से अगर हम B निकालें तो यहाँ से B आ जाएगा F/QV साइन थीटा। अब क्या कर लेते हैं, अगर हमने Q को 1 कूलम रख दिया, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड रख दिया, थीटा को 90 डिग्री रख दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 होता है, तो ये सारा नीचे का तो 1 हो जाएगा। तो इस केस में B = F आएगा। तो हम सीधे अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज दी, मैग्नेटिक, ये आप लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज दी फोर्स
एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, वन को हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी हम वन यूज़ करते हैं साइंटिफिकली उसे यूनिट बोलते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स इन विच, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बराबर कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड और थीटा 90 डिग्री है, मतलब वो राइट एंगल पर। तो उसी को हमने भाषा में इंग्लिश में लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट राइट एंगल टू द फील्ड। ओके, और इसकी एसआई यूनिट हमें पता है, एसआई यूनिट टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। टेस्ला जब हमें लिखना होता है टेस्ला फुल तो हम स्मॉल टी लिखते हैं, पर जब सिंबल लिखना होता है तो कैपिटल टी लिखते हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब हमारे पास सिचुएशन आता है कि अब हमें 1 टेस्ला को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अब हमें क्या डिफ़ाइन करना है, 1 टेस्ला को। तो 1 टेस्ला को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, देखिए हमें ये तो पता है ना कि B इक्वल्स टू F/QV sin थीटा, दिस इज़ टेस्ला। अब 1 टेस्ला का क्या मतलब हुआ, 1 टेस्ला का ये मतलब हुआ फोर्स इज़ 1, Q इज़ 1, V इज़ 1 एंड साइन थीटा इज़ 90 डिग्री। साइन जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी तो साइन थीटा बनाएगा, तो सब कुछ 1 होना चाहिए, तब हम डिफ़ाइन कर पाएंगे 1 टेस्ला को। तो हम 1 टेस्ला को ऐसे लिखते हैं, 1 टेस्ला इज़ डिफाइंड एज, सीधे से आपको दिखा दे रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं, आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। 1 टेस्ला इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन charge of 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the magnetic field experiences a force of 1 न्यूटन। भाई फोर्स की भी तो बात कर रहे हैं ना, हमने ये भी बोला भी कि फोर्स भी 1 हो जाना चाहिए, तो वही चीज़ लिखी है। फोर्स एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second at right angle to the field एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मतलब जब एक ऐसा चार्ज जो कि 1 कूलम का है वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल में मूव कर रहा है और वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अभी आ जाता है कि CGS यूनिट क्या हुआ, टेस्ला तो ऐसा यूनिट हो गया, तो CGS यूनिट होता है गॉस, GAUSS। जब हमें नेम लिखना है गॉस तो हम स्मॉल लिखते हैं, और जब हमें सिंबल लिखना है दैट इज़ कैपिटल G। तो मैं बता दूँ जो 1 गॉस होता है 1 G इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे जितना सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला या फिर 1 गॉस। ओके, ठीक है। अब हम क्या करना है, बस बहुत छोटी सी चीज़ें बची हैं। अब हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो हमें पता चल गया है, B इक्वल्स टू F/QV sin थीटा। ओके, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT-2 अपॉन Q का होता है A, ओके सॉरी AT, चार्ज का होता है AT, और V का होता है LT-1, और साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने को आए तो हम सीधे 1 लिख देते हैं। तो देखिए MLT-2, तो M तो 1 रहेगा क्योंकि और कोई 1 है नहीं। अब L देखें, ये एक L1, दिस इज़ L+1, और ये एक L, ये जो है जब भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, देन L+1 -1, ठीक है। अब T देखते हैं, T ऊपर -3 है, नीचे वाला एक T जाएगा विच इज़ -1, एंड ये वाला जब T ऊपर जाएगा -1 का +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 MLT। अब A बच गया एम्पियर, A जो है A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाता है फाइनली L तो 0 हो जाएगा, T विल बी -3 MT-3 A-1, सॉरी MT-2 आएगा, MT-2 अच्छा मैंने छोटी सी स्टेक कर दिया, दिस वाला ऊपर वाला तो ये 2 था ना, MLT-2 होता है, MLT-2 होता है, देन दिस इज़ -2 +1 -1, ठीक है, एंड A-1। तो फाइनली जो डायमेंशनल फार्मूला आता है
बी इक्वल्स टू m1 l, l तो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, t माइनस टू a माइनस वन। अगर आप क्लियरली इसे दिखाऊं, क्लियरली कैसे लिखते हैं, तो क्लियरली ये रहा, ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड। लिखते कैसे, हमारे पास लास्ट का एक छोटा सा क्वेश्चन बचा है, लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है। लॉरेंट फोर्स इज़ द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए एक एक्सिस है, ठीक है, चार्ज मूव कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, चार्ज इज़ मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमारा चार्ज है एंड दिस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ये चार्ज मूव कर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हो, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं, एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, तो टोटल फोर्स कितना आने वाला है, ठीक है। देखिए ये रहा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, एक्स चार्ज पे हमारा पार्टिकल क्यू मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ठीक है। तो अब बताओ टोटल फोर्स कितना होगा। तो टोटल फोर्स ऑब्वियस सी बात है, देखिए टोटल फोर्स अब हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE, और मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगता है विच दैट इक्वल्स टू QV/B, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, ये इस फोर्स को और इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाता है, F इक्वल्स टू, दोनों में Q कॉमन था तो Q बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, E प्लस VB। ये बहुत सिंपल सा था। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लॉरेंट्स फोर्स देख रहे हैं कितना सिंपल सा है। अब अगले लेक्चर में हम इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे।